या मिलन। अर्थात हम देखें तो संधि मतलब ही कहीं ना कहीं वर्णों का आपस में मेल करेगा। तो निश्चित है कि जिसका अर्थ ही मेल है, तो निश्चित है कि इसमें कोई दो वर्ण जब मेल कर जाए तो वही संधि कहलाता है। यानी कि दो वर्णों का मेल को हम संधि कहते हैं। बहुत जगह ऐसे होते हैं कि जैसे हम दो वर्ण यहां पे कोई रख देते हैं, अ जोड़ ई, मैंने दो वर्णों को रखा, अ और ई को मिलने से बना क्या, ए बना। आप लोग इसमें देख सकते हैं अ एक वर्ण है, ई भी वर्ण है, यह भी एक वर्ण है, लेकिन क्या ये अ के जैसा है? नहीं, ये दूसरा है, यानी कि ये पर वर्ण है, यानी ये कोई दूसरा वर्ण है, सेम वर्ण नहीं है। जब ये दोनों वर्ण आपस में मिले तो यह भी जो बना यह भी एक वर्ण ही है, परंतु ये कब बना? जब दो वर्ण आपस में मिले हैं तब बना। अर्थात मिला मतलब वो संधि किया, आपस में मिला मतलब वो संधि किया, इसलिए हम इसे संधि वर्ण कहेंगे। अब यहां पे हम वर्णों को जोड़ रहे हैं, इस तरह से शब्दों को जब जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो वहां शब्दों को तोड़ने के बाद वर्ण को ही तोड़ देंगे। अब देखिए कैसे हम संधि के आगे नियमों को देखते हैं और बढ़ते चलते हैं। मैंने अभी बतलाया कि संधि का अर्थ ही होता है मेल मिलाप या मिलन, अर्थात इसको हम परिभाषा इस रूप में दे सकते हैं कि दो वर्णों का मेल। निश्चित है कि जब दो वर्ण आपस में मिलाएंगे तो कोई नया वर्ण बनेगा, कोई नया विकार आएगा, तो वही संधि है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल ही संधि है, दो वर्णों का मेल ही संधि है। दो वर्ण एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी देख रहे थे, और देखने का प्रयत्न करें कि अ के साथ यदि हम उ मिलाएं तो ओ बन जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अ और उ को मिलाने से ओ क्यों बनता है, ऐ क्यों नहीं बनता, अन क्यों नहीं बनता? तो इसे हम क्रमवार तरीके से जानेंगे। तो संधि निश्चित है कि कई वर्ण आते हैं, संधि को वर्ण को जोड़ने में स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, विसर्ग भी आते हैं। तो निश्चित है कि वन बाय वन हम लोग को अध्ययन करना होगा। इसी तरह से संधि को तीन प्रक्रम में हम लोग बांटते हैं। वो प्रक्रम है पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। अब ये इन संधियों से हम लोग पता करेंगे कि ये क्या है, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। मैंने अभी बतलाया संधि मतलब मेल अर्थात जोड़, मिले किसके साथ? यदि स्वर के साथ मिले। कोई वर्ण यदि जाकर स्वर के साथ मिलता है तो उस प्रकार का जो मेल होता है, जो संधि होती है, वो स्वर संधि कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वर के साथ यदि कोई स्वर जाकर मिला तो वो स्वर संधि होता है, यानी दो स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाएगा। यदि कोई वर्ण व्यंजन के साथ जाकर मिल जाए तो वह व्यंजन संधि होता है। यहां पे दो कंडीशन है। पहला जानते हैं कि स्वर के साथ स्वर का मेल ही होता है, परंतु व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिल सकता है, स्वर भी मिल सकता है। तत्पश्चात आप विसर्ग की तुलना कर रहे होंगे तो निश्चित है कि विसर्ग के साथ जो मेल करेगा, विसर्ग के साथ जो जाकर जुड़ेगा, उस संधि को हम लोग विसर्ग संधि के नाम से जानेंगे। अर्थात हम देखेंगे कि तीनों है क्या। स्वर संधि अर्थात दो स्वरों का मेल। स्वर भी कई प्रकार के होते हैं, तो उन स्वरों को जानने के लिए हमें जानना होगा स्वर संधि कहते किसे हैं और ये होते कितने हैं या कितने प्रकार के हैं। तो जैसा कि हमने कहा स्वर संधि मतलब दो स्वरों का मेल, दो स्वरों का मेल ही स्वर संधि है।
दो स्वरों का मेल ही स्वर संधि है। अर्थात दो कोई भी स्वर मिला सकते हैं। अ के साथ अ को भी मिला सकते हैं, अ के साथ ई को भी मिला सकते हैं, अ के साथ ओ को भी मिला सकते हैं। किन्हीं भी दो स्वरों को मिला दें, उसके बाद जो नया बनेगा वही संधि वर्ण होगा। अर्थात हम जानते हैं कि अ और आ मिलाते हैं तो आ बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसको हम स्वर संधि के पार्ट में जानेंगे। तो स्वर संधि का पार्ट देखते हैं क्या है। स्वर संधि मूलतः 5 प्रकार के हैं। वो 5 कौन कौन से हैं, क्या हैं, जानेंगे। स्वर संधि का पहला है दीर्घ संधि, दूजा पार्ट हो गया गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयादि संधि। ये 5 होते हैं स्वर के भेद। अर्थात आपसे कोई पूछे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। किंतु यदि ये पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं तो ये 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अब इसे हम 1 बाय 1 अवलोकन करेंगे। क्या है, पहले हम जानेंगे कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि अर्थात जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर वह दीर्घ रूप में परिणत हो जाए तो वही संधि आपका दीर्घ संधि कहलाता है। जो दो सामान्य स्वर, अर्थात आप सामान्य जानते होंगे, क्या दीर्घ संधि को देखते हैं क्या है। कहता दो सामान्य स्वर, दो सामान्य स्वर को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, अर्थात जो दीर्घ उत्पन्न हो, निश्चित है कि दो को मिलाएंगे तो वो दीर्घ ही बनेगा, ह्रस्व नहीं बनेगा। आप लोग स्वर में पढ़े होंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व 4 होते हैं, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। बाकी जो बचे 7 वो दीर्घ होते हैं, अन और अह को छोड़कर। तो निश्चित है कि दो मिलेगा तो बड़ा ही होगा। ऐसे भी आप जानते हैं दीर्घ मतलब बड़ा होता है। जो दीर्घ उत्पन्न हो उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। उसे दीर्घ संधि कहते हैं। चलिए देखते हैं सामान्य स्वर क्या है, कैसे मिलेगा, उसको हम अर्थात में समझेंगे। अर्थात कैसे दो सामान्य स्वर मिलेंगे। अ प्लस अ मिला दिए, अ प्लस आ मिला दिए, आ प्लस अ मिला दिए और आ प्लस आ। मैंने 4 प्रकार के सिर्फ अ और आ को आपस में आगे पीछे करके, पहले अ के साथ अ को मिलाया, अ के साथ आ को मिलाया, इस पर पहले आ को रखा, बाद में आ, नीचे में दोनों आ है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि शब्द आपके पास कई प्रकार के हैं। जब वो आपके पास मिलते हैं तो ये पता चलता है कि कभी अ आता है तो कभी आ आता है, बाद वाले कभी अ रहता है तो कभी आ रहता है। इसी प्रकार को जानने के लिए, और अभी मैंने ऊपर डिफिनेशन में लिखा है कि दो सामान्य स्वर जब भी मिलेंगे तो दीर्घ बनेंगे। तो आप लोग खुद ही तय कर सकते हैं कि अ और आ में दीर्घ कौन है, आ है निश्चित तौर पे। तो अ प्लस अ मिलकर आ बनेगा, अ के साथ आ मिलकर भी आ बनेगा, आ के साथ आ मिलकर भी आ बनेगा और आ के साथ आ मिलकर भी आ बनेगा। और सामान्य स्वर देखते हैं जो ह्रस्व और दीर्घ एक साथ। ई, दो ह्रस्व ई को मिला दिए, ह्रस्व ई के साथ दीर्घ ई को मिला दिए, दीर्घ ई के साथ ह्रस्व ई को मिला दिए और दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई को मिला दिए। आप लोग खुद ही इसमें तय कर सकते हैं कि ये दोनों में दीर्घ कौन है। अर्थात हम दीर्घ की बात जब करें
तो निश्चित है कि यह दीर्घ ई होगा, यानी दो ह्रस्व ऊ को मिलाएं तो दीर्घ ई होगा, ह्रस्व के साथ दीर्घ ई को मिलाएं तो दीर्घ ई होगा, दीर्घ ई के साथ ह्रस्व ई को मिलाएं फिर भी दीर्घ ई होगा, और दो दीर्घों को मिलाएंगे फिर भी दीर्घ ई होगा। और चलते हैं सामान्य स्वर, ऊ, दो ह्रस्व ऊ को मिला दिए, ह्रस्व ऊ के साथ दीर्घ ऊ को मिला दिए, दीर्घ ऊ के साथ ह्रस्व ऊ को मिला दिए, और दीर्घ ऊ के साथ दीर्घ ऊ को मिला दिए। चलिए देखते हैं। तो निश्चित है अ उ ह्रस्व और दीर्घ ये दोनों में दीर्घ है। मैंने पहले ही बतलाया है कि दो को मिलेंगे तो वो दीर्घ बनेंगे, कब? जब वो सामान्य स्वर हो तब। तो चलिए ये मैंने देखा कि सामान्य स्वर आपस में मिलकर दीर्घ बन रहे हैं, इसे शब्दों से जानेंगे कैसे बन रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, जैसे हमने यहां पे लिख दिया राम जोड़ अवतार, राम जोड़ अवतार। आप लोग खुद सोच रहे होंगे संधि करते कैसे हैं? संधि मतलब मेल करना, जुड़ना, जुड़ना। कहां पे जुड़ेगा? यहां पे। कैसे जुड़ेगा आप लोग खुद ही तय कीजिए। यहां पे एक लाठी और यहां पे एक लाठी है, तो क्या बीच वाला भाग जुटेगा? नहीं जुटेगा। निश्चित है कि दो किनारा वाला भाग ही जुटेगा। तो निश्चित है कि यहां पे जोड़ है, यहां पे मेल करना है, तो एक इधर से और एक इधर से। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे? मैं एक बार तोड़ के बतला देता हूं। आप इन शब्दों को तोड़े, वर्ण विच्छेद में पढ़े होंगे कि शब्दों को कैसे तोड़ते हैं वर्णों में, अर्थात ध्वनियों में। किसी शब्द को वर्ण या ध्वनि में तोड़ना क्या है? वर्ण विच्छेद है। अर्थात जाने कि रा जब बोलते हैं तो अंतिम ध्वनि क्या है? आ है। अर्थात हम र में से आ को निकाल सकते हैं। जब आ स्वर को निकालते हैं तो व्यंजन हलंत आता है। क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया है कि किसी व्यंजन वर्ण में हम लोग हलंत का प्रयोग क्यों करते हैं? तो निश्चित तौर पर यह देखा जाए कि यदि किसी व्यंजन वर्ण में हलंत का प्रयोग किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि उसमें स्वर की मात्रा को निष्कासित कर दिया गया है, अर्थात उसमें स्वर की मात्रा नहीं है। यह आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। म आता है, म के जब हम ध्वनि निकालते हैं तो म से अ निकलता है। मैंने राम को तोड़ा। अब ये जानेंगे जोड़ है, यहां पे मैंने जोड़ दिया, यहां पे क्या है? अ है। चलिए बाकी को ही तोड़ लेते हैं। व जोड़ अ, ता है, त जोड़ आ, र है, र जोड़ आ। अब तोड़ रहे होंगे अ व बोलते हैं तो अ आता है। अ ये तो स्वर ही है, क्योंकि जब भी दो भागों में टूटेगा तो व्यंजन होगा, स्वर नहीं टूटेगा। और स्वर को तोड़ते भी हैं यदि तो पुनः वो ज्वाइंट हो जाएगा। कैसे? मैंने अब तार को यहां पे तोड़ा। आप यहां तय करें कि कहां पे दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा दीर्घ संधि ये किसका पार्ट है? स्वर संधि का। तो निश्चित है कि दो स्वर आपस में मिलेंगे। तो कहां पे दो स्वर ऐड हो रहे हैं? एक जगह पे हैं। तो देखिए यहां पे दो स्वर है, अ प्लस अ। आप लोग खुद तुलना कीजिए। मैंने यहां पे बतलाया है कि अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। तो यहां पे हम दोनों को मिलाकर के आ बनाएंगे। अब शब्दों को जोड़ लें। र जोड़ आ, रा। म में से अ निकल गया, ये दोनों संधि हो गया। तो निश्चित है कि संधि होने के बाद जो वर्ण बने हैं वो जाकर उसमें ऐड होंगे, यानी म जोड़ आ देखें तो मां हो गया। अब ये बच गया, बाकी शब्दों को जोड़ दें जैसे तोड़ा था। व जोड़ अ, व, त जोड़ आ, ता, र जोड़ अ, र। ये हो गया रामावतार। कैसे हुआ? मैंने इतना तोड़ा। क्या आपको एग्जाम में इतना तोड़ने का समय है कि नहीं के पास? नहीं है। 100 तरीके जानेंगे। तो कैसे जानेंगे? बस जहां पे जोड़ना उसके एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। यानी देखा जाए तो शब्द पहला हो तो उसका अक्षर अंतिम निकालना है, और यदि शब्द अंतिम हो तो उसका अक्षर पहला निकालना है। यानी शब्द और अक्षर एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। शब्द यदि पहला रखें तो अक्षर अंतिम रखना है, और यदि शब्द अंतिम रखे तो अक्षर पहला रखना है, और दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए राम, म का अंतिम अक्षर क्या है? म से क्या निकलेगा? अ निकलेगा। तो अ यहां से निकला अ। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे। पुनः इसी को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? यहां से म से निकला अ, जोड़ है। यहां से अ, आप लोग खुद ही तय करें कि अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। अब खुद ही देखिए रा, उसमें तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, अर्थात वो रा है।
मां में मैंने निकाला है आ को, ये पूर्ण मां नहीं है, अल्प मां है, अर्थात उसमें कोई स्वर यदि है वहां पे तो वो जाकर जुटेगा, तो आ है, मां में क्या जुटेगा, आ, मां हो गया। आ तो पहले ही जाकर संधि कर चुका है, मिल चुका है, ये तो अब है नहीं, बचा जो लिख दें। तो इस तरह से हम शब्दों को जोड़ते हैं। पुनः और देखेंगे और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, कैसे हो सकते हैं, चलिए तो ट्राई करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। देखें, यदि यहां पे मैंने लिखा रवि जोड़ इस, मैंने पहले भी कहा था कि जहां पे जोड़ना हो उसका एक अक्षर पहले और एक अक्षर बाद ऐड कर दें। तो देखें, वी जब बोलते हैं तो क्या हमारे मुख से ध्वनि आती है, ई आती है, अर्थात इसमें ई छिपा हुआ है। और आप जानते हैं कि यदि ऐसा हो तो ह्रस्व ई और ऐसा हो तो दीर्घ ई। तो देखें यहां और यहां पे दीर्घ ई है, चलिए ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बना, दीर्घ ई बनता है, जो कि मैंने वहां पे लिख रखा है, जो कि आपका परिभाषा के मुताबिक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो परिभाषा कहता है बस उसे ऐड करना है, आपको खुद से कोई काम नहीं करना है। तो देखें, र का र लिख दिया, व में से ई को मैंने निकाला, तो अब कौन सा होगा, जो वहां पे है वो जाकर जुटेगा, तो व में दीर्घ ही जुटेगा, तो वी इधर से हो गया, ई तो जाकर संधि कर चुका है, बचा क्या, स, तो ये क्या हो गया, रवीस। और शब्दों को देखते हैं कैसे होगा। मैंने यहां पे लिखा भानु जोड़ उदय, आप लोग खुद ही गौर करें, प्लस के पहले और एक बाद, नू से क्या निकलेगा, ह्रस्व निकलेगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं ऐसे ह्रस्व और यहां से ऐसे दीर्घ। प्लस के बाद देखें तो यहां ह्रस्व है, तो दो ह्रस्व यदि मिले तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ उ बनेंगे, जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है। अब आप लोग देखें क्या होता है, भा, नू में मैंने स्वर को बाहर निकाला है, तो नया स्वर जो बना है वो जाकर जुटेगा, दीर्घ उ जुटेगा, तो निश्चित है कि दीर्घ उ ऐसे हो जाएगा, उ जाकर संधि कर चुका है, बचा जो लिख देंगे, तो क्या हो गया, भानुदय। इस तरह से मैंने एक एक करके आपको स्वर संधि के एक पार्ट जिसको दीर्घ संधि कहते हैं उसका मैंने अनुकरण करवाया। एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। मैंने यहां पे लिखा राम जोड़ अयन, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो निश्चित है कि यहां से अ होगा, यहां से आ होगा, मिलकर आ होगा और इस तरह से रामायण बनेगा। यदि यहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो एक काम करें, आप शब्दों को वर्णों में तोड़ना पहले जान लें, जो कि मेरा एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें वर्ण विच्छेद शब्दों को तोड़ने के लिए बतलाया जाएगा। तो रामायण इस तरह से मिला, क्यों मिला, क्योंकि मैंने पहले शब्द का अंतिम अक्षर और अंतिम शब्द का पहला अक्षर को आपस में मिला दिया और ये संधि करके दीर्घ संधि के तहत रामायण बन गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रामायण किस संधि का उदाहरण है, तो आप लोग सोच रहे होंगे किस संधि का है। आप लोग खुद ही देखिए, अ प्लस आ मिलकर आ बना है, आ दीर्घ है या ह्रस्व है, निश्चित तौर पर यह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, रामायण किस संधि का उदाहरण है, ऑप्शन आपका देगा गुण संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि, तो निश्चित है दीर्घ संधि है। यदि ऑप्शन दूसरे तरीके से दे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, तब वहां पे क्या आप कर सकते हैं, स्वर संधि कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका दीर्घ संधि में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे रवि जोड़ इंद्र, कवि जोड़ इंद्र, कवि जोड़ इस तरह से आप शब्दों को बना सकते हैं। यह हो गया वधु जोड़ उत्सव, आप लोग जानते हैं वधु जोड़ उत्सव, इसको भी मिला सकते हैं। यहां से दीर्घ आ गया, यहां से ह्रस्व, दोनों मिलकर दीर्घ बना और इस तरह से मैंने वधु जोड़ उत्सव को वधोत्सव में परिणत कर दिया।
क्या ये मन से लिखा गया है या इसके जो संधि करने का नियम है उसके मुताबिक है, आप लोग खुद ही तय कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका दीर्घ संधि में आने वाली तमाम शब्दों को जोड़ना हो तो इस पैटर्न पे आप लोग जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल चाहे जितना भी हो, जैसे मैं एक बात बताऊं, यहां पे मैंने लिख दिया पुरुष जोड़ अर्थ। तो पहले देखें संधि करने का क्या, एक अक्षर इधर और एक अक्षर इधर। स लास्ट में क्या है, अ, स बोलते हैं तो आ रहा है, और यहां पहला अक्षर क्या है, अ है, दोनों मिलकर क्या बना, आ बना। इस तरह से पु रु स में आ जुटेगा तो सा आ तो चला गया, जो शेष बचा उसे लिख दे, हो गया पुरुषार्थ। इसी तरह से बिल्कुल इसी पे हम लिख दें नयन जोड़ अर्थ, नयनार्थ। यथा जोड़ अर्थ, मैं एक और जोड़ता हूं, यथा जोड़ अर्थ। अब आप लोग सोचें, यहां प्लस के इधर आ है, यहां अ है, तो यही बात तो हुई कि पहले आ भी आ सकता है, तो आ प्लस अ मिलकर भी क्या बनता है, आ ही बनता है। तो यहां भी क्या हो गया, यथार्थ। यदि ऐसा ही आपको और भी दे तो क्या हो सकता है, दे दिया उदाहरण जोड़ अर्थ, उदाहरणार्थ। इस तरह से आप दीर्घ संधि के तमाम चीजों को बतला सकते हैं और शब्दों को भली भांति जोड़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्वर संधि के अगले चरण, जिसका नाम है गुण संधि, अर्थात हम गुण संधि को समझेंगे। ये गुण संधि क्या है, स्वर संधि का भेद, जिसे हम लोग कहते हैं गुण संधि। तो देखते हैं गुण संधि क्या है। इसका नियम कहता है कि यदि आ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्व ई दीर्घ ई या ह्रस्व उ दीर्घ उ या री आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा अर में बदल जाता है। बदल जाता है अर्थात समझेंगे कैसे, बहुत ही आसान है। आ या आ प्लस, आप लोग खुद ही को अगर मैंने प्लस वहां पे क्यों लिखा, क्योंकि नियम कह रहा है कि यदि आ या आ के बाद, मतलब इसके बाद आएगा, तो बाद क्या क्या आ सकता है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई। पहला देखें, पहला दूसरा तीसरा, 3 टर्म में आ रहा है। पहला टर्म में ह्रस्व दीर्घ, दूसरा टर्म ह्रस्व दीर्घ और तीसरा टर्म री आ रहा है। तीनों हो क्या रहा है, पहला टर्म के मिलने से ए बना, दूसरा टर्म ओ बना और तीसरा टर्म में अर बना। तो अ या आ और प्लस के बाद यदि ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो तो ए होगा, और यदि प्लस के पहले आ या आ प्लस ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो तो ओ बनेगा, और यदि प्लस के पहले आ या आ और प्लस के बाद री हो तो अर बनेगा। अभी जानेंगे, यानी यहां पे एक चीज कॉमन है, अ या आ, चेंज कहां हो रहा है, प्लस के बाद। तो अ या आ इसको कॉमन रखें, बाद में यदि चाहे ह्रस्व ई आ जाए चाहे दीर्घ ई आ जाए ए बनेगा, बाद में यदि ह्रस्व उ आ जाए दीर्घ उ आ जाए तो ओ बनेगा, और यदि री आ जाए तो अर बनेगा। यानी यहां पे चेंजिंग नहीं हो रहा, आ या आ सीमित है, चेंज यहां हो रहा है और वर्ण का भी रूपांतरण हो रहा है। कैसे हो रहा है आप लोग देखें, जैसे मैंने यहां पे एक शब्द लिखा महाजोड़ इस, नियम को देखें,
प्लस के पहले और इधर हा जब बोलते हैं तो आ की ध्वनि आती है, यहां पे दीर्घ ई। आप लोग खुद गौर करें, मैंने बतलाया है कि यदि प्लस के पहले आ हो या आ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी आ जाए तब ये दोनों मिलकर ए बनेगा। मैंने यहां पे लिख रखा है। अब ए बना तो शब्दों को भी जोड़ते हैं। म हा में से आ को निकाला तो निश्चित है कि इसमें कोई स्वर जुड़ेंगे, तो ए नया स्वर जो बना ए है, तो ह में यदि ए जोड़ते हैं तो हे होता है। ई चला गया, बचा क्या स, ये हो गया महेश। और यदि हम ऐसे कर लें सूर जोड़ इंद्र, तो यहां पे क्या है, प्लस के पहले और बाद र यानी अ निकलेगा और यहां से ई निकलेगा, अ प्लस ई मिलकर ए बनता है। क्योंकि प्लस के पहले अ हो और बाद में ई हो फिर भी ए ही बनेगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सु र में ए जुटेगा तो रे, और बाकी जो शेष बचा सुरेंद्र। और देखें, मैं एक ऊ का एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे लिख रखा मैंने पर जोड़ उपकार, ध्यान से देखें, प्लस के पहले र में से क्या आएगा, अ आएगा। उसके बाद क्या है ऊ, अ प्लस ऊ मिलकर क्या बनेगा, प्लस के पहले अ हो और बाद में ऊ हो तो ओ बनता है, तो निश्चित तौर पर ओ बनेंगे। अब आप लोग देखें कि प र और ओ, क्योंकि अ तो निकल चुका है, र में ओ तो रो हो जाएगा, ऊ चला गया, जो बचा उसको लिख दें परोपकार। आप लोग थोड़ा सा ये देखें किस तरह से मैंने शब्दों को आपस में मिला दिया। जब शब्दों को मिला दिया तो देखेंगे कि एक री का भी मैं ले लेता हूं ऑप्शन। जैसे लिखा देव जोड़ ऋषि, यानी प्लस के पहले व से क्या निकलेगा अ, यहां से क्या निकलेगा री, प्लस के पहले अ और बाद में री हो तो क्या बनता है, अर बनता है। यानी ये दोनों को मिलाकर के अर बना। अब यहां पे तो दो वर्ण है, पहले अ है बाद में र कैसा है, हलंत के साथ, अर्थात ये आधा र है। तो देखते हैं दे, व में से अ निकला तो नया वर्ण बना है वो जुटेगा, तो पहले क्या है अ, तो व में अ जुटेगा तो पुनः वह ही होगा। उसके बाद क्या है आधा र है, अभी मैं आधा र को ऐसे लिख देता हूं। उसके बाद री चला गया, बचा क्या सी। अब आप लोग जानते हैं कि यदि र अल्प हो आधा हो तो जिस वर्ण के आगे होता है उसके माथे पे चला जाता है, अर्थात इसे हम ऐसे लिख सकते हैं देवर्षि। इस तरह से आप गुण संधि के तमाम नियमों को जान सकते हैं और जितने उदाहरण हैं आप बनाकर पुनः प्रैक्टिस करें। और यदि समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर जरूर देंगे। और इसके अगले टॉपिक आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।